हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है हमारी आज की थर्ड क्लास जो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हो रही है। टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी का। तो अब अभी तक हमने लास्ट दो क्लास के अंदर फटाफट ये देखने की कोशिश की कि मिनिमम प्रॉफिट्स की जो गारंटी अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो वो जो गारंटी है वो किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी दे कौन रहा है। तो उस केस में हमने जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो केस था जब किसी इंडिविजुअल पार्टनर, याद कीजिए वो जो एक्स था, उसे गारंटी कोई एक पार्टनर उस फर्म का यानी कि वाई और जेड में से वाई ने दी थी, एजम्पशन की थी। वो गारंटी जेड भी दे सकता था पर दी किसी एक पार्टनर ने गारंटी थी और हमने एजम्पशन ली थी कि वो गारंटी किसने दी थी, वाई ने। आज जो हम ले रहे हैं इसी केस में, इसको कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड केस, यानी कि जब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो कि किसी एक पार्टनर को जिसे भी गारंटी दी जा रही है वो गारंटी रिमेनिंग सारे पार्टनर्स मिलके दे रहे हैं, सारे पार्टनर्स मिलके। तो लास्ट क्लास में मैंने बोला था कलेक्टिवली दे आर नोन एज फर्म, यानी कि अगर मैं बोलूं कि एक्स को गारंटी वाई और जेड ने दी है तो मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं कि एक्स को गारंटी फर्म ने दी है, क्योंकि वाई और जेड उस पार्टनरशिप फर्म में रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। तो इसी क्वेश्चन को, जो कल वाला जो क्वेश्चन था हमारा, उसी में मैंने सेम फिगर्स रखी हुई है। जो चीज़ चेंज की है, जो फैक्ट चेंज किया है वो है इसका कि वो जो गारंटी थी वो फर्म ने दी हुई है प्रॉफिट्स की। तो मैंने इसको क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया कि x इज गारंटेड ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स बाय y एंड z। तो बच्चों ये y और z को मैं कलेक्टिवली क्या नाम दे सकता हूं? मैं कलेक्टिव नाम दे सकता हूं फर्म। तो मैं सीधा फर्म नहीं लिख करके मैंने y और z लिखा, मैंने y और z नहीं लिख के मैं सीधा क्या लिख सकता था, मैं फर्म लिख सकता था। तो इसका मतलब इन केस x का एक्चुअल प्रॉफिट 3 to 1 के अंदर जो भी एक्चुअल प्रॉफिट बनेगा इस साल का, अगर वो x का प्रॉफिट 1,20,000 से ज़्यादा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वो 1,20,000 से कम बनेगा तब प्रॉब्लम आएगी। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी केस में x और y और z का एक्चुअल प्रॉफिट 150, 1 लाख और 50,000 था। क्वेश्चन है कि अगर उसको गारंटी मिली हुई है x को 1,20,000 रुपए की, तो क्या प्रॉफिट ज़्यादा हुआ या कम हुआ? प्रॉफिट तो ज़्यादा ही हुआ है। तो x को किसी तरह की कोई भी दिक्कत इस केस में होनी नहीं चाहिए। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट ही मैं बाहर लिख दूंगा, 1,50,000, 1,00,000 और 50,000। यानी कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर उसका 1,20,000 प्रॉफिट बनता है तब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में प्रॉफिट 1,50,000 है जबकि गारंटी कितने की थी, 1,20,000 की। प्रॉब्लम आएगी जब गारंटी जो अमाउंटेड है उसके इस 1,00,000 प्रॉफिट, 1,50,000 प्रॉफिट से ज़्यादा की है। तो दोनों ने मिलकर के, y और z ने मिलकर के डिसाइड किया था कि x का प्रॉफिट किसी भी सूरत में 1,80,000 रुपए से कम नहीं होगा। ये देखिए बेटा सेकंड केस, अगर ये सिचुएशन है तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना बन रहा है x का, 1,50,000 रुपए, जबकि गारंटी कितने की मिली हुई थी, 1,80,000। सिमिलर केस लास्ट क्लास वाला। अब डेफिशिएंसी सिमिलर केस लास्ट क्लास में कितनी, 30,000 की। लेकिन यहां से कहानी में ट्विस्ट स्टार्ट होता है। क्या ट्विस्ट हुआ कि ये 30,000 की डेफिशिएंसी पिछले केस में किसने बेयर की थी, सिर्फ y ने। तो हमने 30,000 को रिड्यूस किया था सिर्फ y में से, लेकिन इस केस में ये डेफिशिएंसी 30,000 की सिर्फ y बेयर नहीं करेगा, क्योंकि गारंटी सिर्फ y अकेले ने नहीं दी है, गारंटी दी है पूरी फर्म ने। इस केस में
फर्म का मतलब रिमेनिंग सारे पार्टनर्स, दैट इज कौन से, Y और Z। इसका मतलब 30,000 की डेफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ अकेला Y बियर नहीं करेगा, उसमें कुछ भार उठाना पड़ेगा। किसको, Z को, Z को भी भार उठाना पड़ेगा। अब बात आती है कि वो 30,000 की डेफिशिएंसी, वो 30,000 की डेफिशिएंसी में Y कितना बियर करेगा और Z कितना बियर करेगा। तो जरा इसके लिए मुझे बेटा इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखने पड़ेंगे। जरा तीनों का कलेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1, लेकिन जब मैं डेफिशिएंसी बियर कर रहे हैं सिर्फ Y और Z की, तो मैं यहाँ सिर्फ उन दोनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेक करूँगा। तो मुझे 30,000 रुपये डेफिशिएंसी के बांटने हैं, भार डालना है Y और Z के ऊपर, इन दोनों के म्यूचुअल रेशो के ऊपर। यानी कि म्यूचुअल रेशो क्या है इन दोनों का, Y और Z का, 2:1। तो यानी कि 30,000 रुपये 2:1 में बियर करेंगे डेफिशिएंसी के फॉर्म में Y और Z। तो 30,000 में 2:1 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो Y का हिस्सा आता है 20,000 और Z का हिस्सा आता है 10,000। तो इसका मतलब मैं Y को मिलने वाले प्रॉफिट में लेस कर दूं कितना, 20,000। मैंने लिख दिया लेस, किसको दे रहा है ये प्रॉफिट्स, X को, तो ट्रांसफर कर दिया उसने 1 लाख में से 20,000 रुपये किसको, X को। तो Y के पास कितना प्रॉफिट बचेगा, 80,000 का। इसी तरह से Z ने इसमें से कितना X को दिया, 10,000 रुपये। तो Z के शेयर में से, एक्चुअल प्रॉफिट में से 50,000 में से 10,000 रुपये लेस हो गए, तो 40,000 किसका बचा, Z का। अब रही बात कि X को मिला, किससे मिला, Y से। Y से कितना मिला, Y से मिला इसको 20,000 और Z से कितना मिला इसको, Z से मिला 10,000। तो Y का शेयर हो गया 1,80,000। ये है। तो कहने का मतलब जब सारी फर्म गारंटी देती है, जब सारी फर्म गारंटी देती है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डेफिशिएंसी बांटनी पड़ेगी सारे पार्टनर्स में उनके म्यूचुअल रेशो में। तो ये रूल है, थंब रूल। बेटा क्या थंब रूल हुआ कि अगर किसी एक पार्टनर को पूरी फर्म गारंटी देती है तो जो भी उसके प्रॉफिट की डेफिशिएंसी है दैट शैल बी बाउंड बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर म्यूचुअल रेशो। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर X के रिमेनिंग पार्टनर Y और Z थे और Y और Z का म्यूचुअल रेशो क्या था, 3:2। तो वो जो डेफिशिएंसी आई, सॉरी 2:1 और जो डेफिशिएंसी थी 30,000 की, वो 30,000 की डेफिशिएंसी को 2:1 में हमने बांट दिया। तो Y का प्रॉफिट 20,000 कम हो जाएगा और Z का प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम हो जाएगा। ये हमारा आज का सेकंड केस था। थैंक यू।